चलिए बच्चों, आज की क्लास अपन लोग शुरू करते हैं। कल की क्लास में अपन लोगों ने कई सारी डेफिनेशन देखी थी कि भाई ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, कॉची सीक्वेंस क्या होता है, एंड सारी चीज़ें अपन लोगों ने देखी थी ना। अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं और एक छोटी सी डेफिनेशन पहले पढ़ेंगे और फिर उसके बाद थ्योरम पढ़ेंगे। एक कि व्हाट इज़ कंप्लीट नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। कंप्लीट नॉर्म्ड लीनियर स्पेस क्या होता है, आइए ज़रा देखते हैं। तो इसकी परिभाषा सिंपल सी है कि a normed linear space, a normed linear space X, a normed linear space X is said to be complete, is said to be complete if every Cauchy sequence, if every Cauchy sequence in X is convergent to an element of X। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस जो है वो कंप्लीट कहलाता है, पूर्ण कहलाता है, कंप्लीट कहलाता है यदि उसका प्रत्येक कॉची सीक्वेंस, मतलब उस x के एलिमेंट से आप जितने भी कॉची सीक्वेंस बना सकते हो वो सभी कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होने चाहिए x के ही किसी एलिमेंट के लिए, है ना। x के ही किसी एलिमेंट पर क्या होने चाहिए, कन्वर्जेंट होने चाहिए। तो हम कहते हैं कि वो जो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है वो कंप्लीट है। थोड़ा सा एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि एक डेफिनेशन में आपने आपको कल बताई थी कि कोई भी जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है ना, उसका मतलब ये होता है, मतलब कोई भी सीक्वेंस जो है उसको कन्वर्जेंट कब कहा जाता है। कन्वर्जेंट तब कहा जाता है किसी x लिमिट पर, जब आप xn मतलब सीक्वेंस के किसी भी आर्बिट्ररी एलिमेंट का उसकी लिमिट के साथ में डिफरेंस लें तो वो एप्सिलॉन से छोटा है ना। और शर्त ये है कि ये जो एप्सिलॉन है, ठीक है ना, ये जो एप्सिलॉन है इसके लिए, इस एप्सिलॉन के लिए एक n0 ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिससे ये n हमेशा बढ़ रहा है। ये इसकी डेफिनेशन है। साथ में एक और डेफिनेशन होती है इसकी। क्या डेफिनेशन होती है, लिमिट वाली जो डेफिनेशन है, इन फॉर्म ऑफ लिमिट, ठीक है ना। कन्वर्जेंसी इन टर्म्स ऑफ लिमिट, है ना। देखो दो तरह की डेफिनेशन यूज़ करते हैं बच्चों अपन लोग। एक करते हैं एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन जो अपन ने कल पढ़ी थी, और एक पढ़ते हैं अपन लोग लिमिट वाली डेफिनेशन। तो उसमें क्या होता है कि एनी सीक्वेंस xn in x is said to convergent if convergent to limit x if limit n tends to infinite xn is equals to x। या तो अपन इसको ऐसे लिख दें बच्चों, या फिर अगर आप मैट्रिक स्पेस में काम कर रहे हैं तो इसको ऐसा लिखा जाता है, मॉड्यूलस ऑफ xn माइनस x is tends to 0 as n tends to infinite। नॉर्म्ड लीनियर स्पेस में इसको ऐसे लिखा जाता है, नॉर्म ऑफ xn माइनस x is tends to 0 as n tends to infinite। ठीक, तो ये अलग अलग तरीके भी हैं किसी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस को बताने के, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए आइए, ये सीक्वेंस के कन्वर्जेंसी के मैंने आपको वो बता दिए लॉजिक, एक लिमिट के टर्म्स में और एक एप्सिलॉन डेल्टा के टर्म्स में। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे, ठीक। अब आज सबसे पहले अपन लोग एक थ्योरम करेंगे, और ये जो थ्योरम है इट्स एन इम्पॉर्टेंट थ्योरम,
थ्योरम का स्टेटमेंट पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद में फिर आपको उसको प्रूफ करके बताता हूँ। तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। चलिए, सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है बच्चों हमसे कि इफ x इज नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, है ना, ये यहाँ पे नॉर्म का सिंबल भी है, इज अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, देन नॉर्म जो कि x से r पर है, मतलब एक रियल वैल्यूड फंक्शन एक तरह से, इज अ रियल कंटिन्यूस फंक्शन ऑन x। तो ये एक रियल कंटिन्यूस फंक्शन होगा x के ऊपर, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। चलिए आइए प्रूफ करते हैं इसको। तो हमें प्रूफ किसे करना है? नॉर्म को प्रूफ करना है कि नॉर्म एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए आइए ये हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। ओके, टू प्रूव दैट द नॉर्म is continuous function on x, continuous function on x, we shall show that xn tends to x implies that norm of xn tends to norm of x। ठीक, मतलब अगर नॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन है तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम कोई सीक्वेंस लें x में और वो सीक्वेंस xn x की ओर कन्वर्ज अगर कर रहा है, जा रहा है, तो फिर नॉर्म ऑफ xn जो है वो नॉर्म ऑफ x की ओर जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो नॉर्म है वो कंटिन्यूस फंक्शन कहलाता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान देना, वी नो दैट, है ना, वी नो दैट कि मॉड्यूलस नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y इज लेस देन इक्वल नॉर्म ऑफ x माइनस y, है ना। ये अपन लोगों ने कल प्रूफ करा था, अगर आप लोगों को याद हो। तो इसका मतलब ये हुआ, सो दिस इम्प्लाइज दैट कि हम यहाँ से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं क्या, कि मॉड्यूलस ऑफ नॉर्म ऑफ xn माइनस नॉर्म ऑफ x मॉड्यूलस इज लेस देन इक्वल मॉड्यूलस ऑफ xn माइनस x। ठीक, ये नॉर्म ऑफ xn माइनस x है ना। इसको फिलहाल 1 दे दीजिए। ये हमने केवल ये जो ऊपर लिखा है ना, इससे हमने ये लिखा है, इससे निष्कर्ष निकाला है ये, अभी इससे हम कुछ नहीं दिखा रहे हैं, है ना। अब हम आगे इस्तेमाल करेंगे इस चीज़ का। ठीक, सिंस xn टेंस टू x, मतलब एक तरह से सीक्वेंस की बात हो रही है कि xn जो है वो x की ओर कन्वर्ज कर रहा है। सिंस xn टेंस टू x, so for any given epsilon greater than 0, there exists an n0 such that, यहाँ पर फिर एक n0 belongs to natural number का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि norm of xn minus x is less than epsilon for all n greater than equal n0। ठीक है, सिंपल सी बात है ना, कि यहाँ पर ये जो xn माइनस x का नॉर्म है वो लेस देन एप्सिलॉन हो फॉर ऑल n टेंड्स टू इनफाइनाइट, है ना। क्योंकि xn जो है वो x की ओर कन्वर्ज कर रहा था ना, तो वो कल की जो एप्सिलॉन वाली डेफिनेशन है वो यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए कि xn माइनस x का जो डिफरेंस है, जो नॉर्म है, वो लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल n0। ये आप 2 ले लीजिए। ठीक है, बाय 1 and 2 बाय 1 and 2 क्या हो जाएगा बच्चों? बाय 1 and 2 हो जाएगा मॉड्यूलस नॉर्म ऑफ xn माइनस नॉर्म ऑफ x मॉड्यूलस क्लोज इज लेस देन इक्वल
norm of xn माइनस x इज लेस देन एप्सिलॉन, है ना भाई, क्योंकि ये वाली चीज लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल n0। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ अगर ये वाली चीज, ये अंडरलाइन जो है, ये चीज अगर एप्सिलॉन से छोटी है तो ये जो मॉड्यूलस है ये भी क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ xn माइनस x, है ना, का नॉर्म इज लेस देन इक्वल हट जाएगा, क्योंकि ये चीज़ छोटी है, ये वाली चीज़ छोटी है इससे, तो डेफिनेटली छोटी चीज़ तो और छोटी हो जाएगी, इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल n0। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर मॉड्यूलस ऑफ xn माइनस x, सॉरी मॉड्यूलस ऑफ नॉर्म ऑफ xn माइनस नॉर्म ऑफ x इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल n0, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि नॉर्म ऑफ xn टेंड्स टू नॉर्म ऑफ x एज एक मिनट, नॉट एज, is less than epsilon for all n is greater than equal n0। ठीक, ये आपका सिंपल से यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि नॉर्म, है ना, नॉर्म इज कंटिन्यूअस फंक्शन, नॉर्म इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन x। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉर्म है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है x पर, ये हम लोगों को प्रूफ करना था। दैट्स ऑल इन दिस थ्योरम। अब इस थ्योरम में अगर आपको कहीं पे कोई परेशानी या कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, बताइए कुछ परेशानी। अब आ जाते हैं इस थ्योरम के ऊपर। तो ये थ्योरम हमसे ये कहता है, क्या कहता है समझते हैं पहले, कि the operation of addition and scalar multiplication in a normed space are jointly continuous। अब इसका मतलब समझो पहले कि ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन अ नॉर्म्ड स्पेस आर जॉइंटली कंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब पहले मैं तुम लोगों को यहाँ पे रफ में समझाता हूँ। देखो, इसका मतलब ये होता है कि यदि तुम्हारे पास में दो सीक्वेंस हैं xn और yn, ठीक है, और xn जो है वो कन्वर्ज कर रहा है x पर, yn कन्वर्ज कर रहा है y पर। उसी तरह से एक सीक्वेंस है तुम्हारे पास में स्केलर्स का, सपोज दैट कि ये सीक्वेंस है स्केलर्स का, ये वेक्टर्स है ना, ये वेक्टर्स है, और ये सपोज ये स्केलर का सीक्वेंस है an, और ये जो an है ये कन्वर्ज कर रहा है किसकी ओर, a की ओर। तो जॉइंटली मतलब एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन नॉर्म्ड लीनियर स्पेस आर जॉइंटली कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि यदि आप xn सीक्वेंस और yn सीक्वेंस को जोड़ दो तो ये जोड़ा हुआ सीक्वेंस भी x प्लस y पर कन्वर्ज करना चाहिए। तो हम कहते हैं कि एडिशन इज जॉइंटली कंटिन्यूअस। आई रिपीट, एडिशन इज जॉइंटली कंटिन्यूअस, हम ये कहते हैं। और यदि आप an में xn का मल्टीप्लाई करो तो ये जो नया सीक्वेंस बनेगा ये कन्वर्ज होना चाहिए a इंटू एक्स पर। तो हम कहते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज जॉइंटली कंटिन्यूअस। आई रिपीट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज जॉइंटली कंटिन्यूअस, ये हम कहते हैं, राइट। तो ये मतलब होता है इस एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन आर जॉइंटली कंटिन्यूअस का मतलब एडिशन कंटिन्यूअस होना चाहिए किसका, सीक्वेंसेस का, तो उसका मतलब ये होता है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यूअस होना चाहिए एक स्केलर्स के सीक्वेंस का और एक वेक्टर्स के सीक्वेंस का, ये उसका मतलब होता है। अब ये थ्योरम को अपन लोग प्रूफ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए आइए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2, इसका प्रूफ लेते हैं हम लोग। टू प्रूव that
the joint continuity of operation of addition and scalar multiplication in x. We have to show that if xn tends to x, है ना, we have to show that if मतलब ये तो हमारे पास है कि xn tends to x and yn tends to y, then xn plus yn tends to x plus y. ठीक, ये एक चीज, ये पहली चीज हमें दिखानी है. and if lambda n tends to lambda, स्केलर्स का सीक्वेंस लैम्डा की ओर कन्वर्ज कर रहा है, then lambda n into xn tends to lambda into x. ठीक, ये हम लोगों को प्रूफ करना है. चलिए आइए इसको हम लोग प्रूफ करना शुरू करते हैं. आगे बढ़ते हैं अपन लोग. since जो चीज है पहले उसको लिख लेते हैं. since xn tends to x, yn tends to y and lambda n tends to lambda, right, and lambda n tends to lambda. ठीक, lambda n tends to lambda. so we have, तो इसका मतलब क्या है अपन लोग वो तो लिख लें पहले. तो इसका मतलब ये है कि नॉर्म ऑफ xn माइनस x, है ना, माइनस x टेंस टू जीरो एज n टेंस टू इनफाइनाइट. ये पहली चीज अपने पास होगी. नंबर 2, नॉर्म ऑफ yn माइनस y टेंस टू जीरो एज n टेंस टू इनफाइनाइट. एंड नंबर 3, नॉर्म ऑफ, अच्छा नॉर्म नहीं, यहाँ पे आएगा क्या, मॉड्यूलस. मॉड्यूलस क्यों आएगा, क्योंकि लैम्डा एक स्केलर है और स्केलर की जब कंटिन्यूटी या उसकी कन्वर्जेंसी दिखाई जाती है तो मॉड्यूलस यूज होता है. तो लैम्डा एंड मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा एंड माइनस लैम्डा टेंस टू जीरो एज एन टेंस टू इनफाइनाइट. तो ये हमारे पास में क्या आ गई बच्चों, 3 निष्कर्ष जो हम लोगों को दिए हुए हैं पहले से ही, और अब हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे. इसको नाम दे देते हैं 1. ठीक है, इन तीनों निष्कर्षों को. ठीक है, हाँ. also lambda n tends to lambda implies that sequence lambda n is bounded. मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब बाउंडेड है और सीक्वेंस भी बाउंडेड है. एक पर्टिकुलर इंटरवल में ही सारे एलिमेंट और उसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है, ये इसका मतलब है. ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं. अब जो हम लोगों को प्रूफ करना है कि xn प्लस y टेंस टू x प्लस वाई, तो इसका मतलब हमें दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा, है ना. नाउ अब जरा ध्यान देना. नाउ नॉर्म ऑफ xn प्लस yn, है ना, ये माइनस x प्लस y, है ना, ये नॉर्म. दिस इज इक्वल्स टू, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ xn माइनस x एंड
प्लस yn माइनस yn माइनस y का नॉर्म, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एंड आपको पता है कि नॉर्म ऑफ x प्लस y लेस देन इक्वल नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y होता है, मतलब दिस इज लेस देन इक्वल नॉर्म ऑफ xn माइनस x और प्लस नॉर्म ऑफ yn माइनस y, ये इसके बराबर हो जाएगा, मतलब लेस देन इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स दैट as taking n tends to infinite, as n tends to infinite, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये दोनों तो भाई as n tends to infinite, नॉर्म ऑफ xn माइनस x tends to 0 और नॉर्म ऑफ yn माइनस y tends to 0, तो मतलब भैया ये वाली चीज़ 0, ये वाली भी चीज़ 0, तो इसका मतलब कि ये वाली जो चीज़ है वो लेस देन, मतलब ये वाली चीज़ जो है वो क्या हो जाती है, लेस देन 0 हो जाती है। बट नॉर्म जो है, मतलब ये वाली चीज़ का लेस देन इक्वल 0 होने का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि नॉर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है या 0 हो सकता है। तो लेस देन इक्वल में लेस का तो कोई औचित्य नहीं रहा, इक्वल ही 0 हो जाएगा। तो as n tends to infinite this becomes 0, so we have norm of xn plus yn minus x plus y is also tends to 0 as n tends to infinite, as n tends to infinite. So जैसे ही आप ये दिखा देते हो तो इसका मतलब ये हो जाता है ना, इसका मतलब ये हो जाता है, दिस इम्प्लाइज दैट कि xn प्लस yn इज टेंस टू x प्लस y एज n टेंस टू इनफाइनाइट, ये इसका मतलब हो जाता है, ठीक है। सो दिस मीन्स दैट के वेक्टर एडिशन है ना, आप ऐसे कह सकते हैं कि दिस मीन्स दैट एडिशन इज जॉइंटली कंटिन्यूअस, तो जो एडिशन है वो जॉइंटली कंटिन्यूअस है, ये हम लोग यहाँ पर प्रूव कर देते हैं। चलिए एक पार्ट हो गया, अब आ जाते हैं दूसरे वाले पार्ट पर। ये पहला पार्ट आप चाहो तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। हम नाउ सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं, इट्स अ सेकंड पार्ट, ठीक है। चलो नाउ लुक एट दैट, अब अपन लोग नाउ वी शो दैट स्केलर multiplication is continuous, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज कंटिन्यूस, ये हम लोगों को दिखाना है। जॉइंटली कंटिन्यूस, बेसिकली इट्स नॉट जॉइंटली कंटिन्यूस, ये हमें दिखाना है। तो इसके लिए अपन लोग क्या करते हैं, ये नॉर्म ऑफ लैम्डा n xn माइनस लैम्डा x का नॉर्म ले लेते हैं, एंड दिस इज इक्वल्स टू ये नॉर्म ऑफ, इसमें अपन लोग क्या कर देते हैं, इसमें लैम्डा n ये xn माइनस लैम्डा n और x को जोड़ देते हैं और घटा देते हैं, है ना। तो ये अपन ने वहाँ जोड़ दिया और घटा दिया, तो इसके जोड़ने और घटाने से देखो क्या होगा, दिस इज इक्वल, जो शुरुआत के दो टर्म्स हैं उनमें से आप लैम्डा n कॉमन ले लीजिए, तो ये लैम्डा n कॉमन अंदर रह जाएगा xn माइनस x, ठीक है, प्लस इन दोनों में से आप x कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में रह जाएगा लैम्डा n माइनस लैम्डा और यहाँ पर रह जाएगा सिंपल x, और ये उसका नॉर्म। अब यहाँ पे नॉर्म वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो दिस इज लेस देन इक्वल नॉर्म ऑफ लैम्डा n xn माइनस x नॉर्म
प्लस नॉर्म लैम्डा एन माइनस लैम्डा इंटू एक्स, है ना। अब आपको पता ही है कि नॉर्म के बाहर जब स्केलर आता है तो उसके ऊपर मॉड्यूलस लग जाता है, तो इट मीन्स दैट दिस इज मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा एन ऑफ एक्स एन माइनस एक्स, और यहाँ पर ये पूरा ये बाहर आएगा तो मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा एन माइनस लैम्डा और ये नॉर्म ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक। अब फिर वही बता जाती है कि एज एन टेंस टू इनफाइनाइट दिस इज बिकम जीरो, और सॉरी ये मॉड्यूलस है ना, ये मॉड्यूलस है और ये मॉड्यूलस भी जीरो की ओर जा रहा है। तो एज एन टेंस टू इनफाइनाइट मॉड्यूलस लैम्डा एन माइनस लैम्डा टेंस टू जीरो एंड नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स इज ऑल्सो टेंस टू जीरो। तो इसका मतलब ये हो गया, सो दिस इम्प्लाइज दैट कि नॉर्म ऑफ लैम्डा एन एक्स माइनस लैम्डा एक्स टेंस टू जीरो एज एन टेंस टू इनफाइनाइट, है ना, एज एन टेंस टू इनफाइनाइट। बिकॉज देखो ये वाला टर्म जीरो की उड़ जाएगा, ये वाला टर्म जीरो की उड़ जाएगा, तो कंप्लीटली ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब लेस देन इक्वल जीरो होगा। और फिर मैं वही बात कहूँगा कि जो नॉर्म है वो कभी जीरो से छोटा नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो एक ही चीज़ रह जाएगी कि भाई वो जीरो की ओर जाएगा, सिंपल सी बात है, एज एन टेंस टू इनफाइनाइट। तो जैसे ही वो जीरो की ओर जाएगा तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि भाई जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो जॉइंटली कंटिन्यूस है। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि स्केलर multiplication is jointly continuous, is jointly continuous बच्चों, ठीक। तो ये आपका दूसरा एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम भी कंप्लीट हो गया। अब इसमें अगर कोई डाउट या समस्या है तो पूछिए, बताइए, कोई समस्या जिसका समाधान यहाँ पे किया जा सके बताइए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, देखो सब क्रिस्टल क्लियर है, जो भी चीज़ उस थ्योरम में ज़रूरत होगी ना बच्चों, मैं तुम लोगों को अलग से फंडामेंटल के तौर पर बताते जाऊँगा, ताकि हम उस थ्योरम में कर क्या रहे हैं वो तुम लोगों को समझ में आए, ठीक है। मेन चीज़ ये है ये, और इसका क्योंकि बेस जो है वो मैट्रिक स्पेस है और वेक्टर स्पेस है, तो मैट्रिक स्पेस और वेक्टर स्पेस अगर आपका थोड़ा अच्छा है तो आपको ये चीज़ बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। फिर भी अगर मान लीजिए किसी का कमज़ोर है तो फिर भी यहाँ पे मैं पूरा प्रयास करूँगा उसको बताने का कि कहाँ पर क्या चीज़ काम आएगी, कैसे काम आएगी, ठीक। चलो बताओ, इसमें कोई समस्या या डाउट है तो पूछिएगा। तो इन दो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस के बाद में अब मैं आप लोगों को दो थ्योरम्स के बाद में, दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स के बाद में अब आपको मैं कुछ डेफिनेशंस बताना चाहूँगा, और वो डेफिनेशंस आने वाले समय में आप लोगों को काम आएंगी, इसलिए यहाँ पर बताना ज़रूरी है, ठीक है ना। ये डेफिनेशंस, राइट। तो लुक एट दैट, मान लीजिए लेट एक्स और ये नॉर्म इज अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, ये एक नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है आपका, ठीक है ना। तो नंबर वन, देन फॉर आर ग्रेटर देन जीरो, देन आर ग्रेटर देन जीरो एंड ए बिलोंग्स टू एक्स, ए बिलोंग्स टू एक्स, the set SRA is equals to, हम डिफाइन कर रहे हैं SRA is equals to x belongs to x, वो सभी x जो x के अंदर हैं such that जिनका अगर हम नॉर्म निकालें x के साथ, a के साथ, उन सभी x का, तो ये लेस देन क्या होना चाहिए, r होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये जो सेट होता है, राइट, ये जो सेट होता है इसको एक तरीके से और लिखा जाता है SRA इज इक्वल्स टू
x बिलोंग्स टू कैपिटल X सच दैट, ये नॉर्म को इस तरह से भी लिखा जाता है, डिस्टेंस बिटवीन x एंड a इज लेस देन r। तो ये जो सेट होता है SRA, इसको कहा जाता है ओपन बॉल या फिर ओपन स्फीयर। ठीक है, ओपन बॉल, ओपन स्फीयर with center A and radius R, with center A and radius R। और यदि हम इसमें इसको ऐसा लिख दें SR और यहाँ ऐसे A बना दें इस तरह से, राइट, लाइक दिस, तो इसका मतलब इसको x belongs to this one such that norm of x minus a is less than equal r, मतलब यहाँ लेस देन की जगह इक्वल भी लगा दें साथ में, ठीक है ना। तो ये जो सेट बनता है ना, यहीं पे इसको आप फिर डिस्टेंस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं बच्चों, इस तरह से, सच दैट डिस्टेंस बिटवीन x एंड a इज लेस देन इक्वल r। तो ये जो सेट होता है इसको कहते हैं हम लोग क्लोज्ड बॉल या फिर क्लोज्ड स्फीयर। ठीक है ना, मतलब गोला, या तो बॉल कह लीजिए या गोला कह लीजिए, ठीक है, राइट। तो ये होता है बच्चों क्या, क्लोज्ड बॉल और क्लोज्ड स्फीयर। ध्यान देना, जिस तरह से एक बॉल होती है तो उस बॉल के अंदर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, बॉल के अंदर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सब ओपन स्फीयर के पॉइंट्स कहलाते हैं। और जैसे ये बॉल है ना, सपोज दैट ये मैं इसका केवल 2D व्यू बता रहा हूँ जबकि ये 3D में है, तो ये इसकी बाउंड्री है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, सर्कमफेरेंस परिधि जो दिख रही है, ये इसकी बाउंड्री है। तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, इस रेडियस के अंदर, वो सभी पॉइंट्स क्या कहलाएंगे बच्चों, वो सभी पॉइंट्स इस ओपन बॉल के मेंबर कहलाएंगे। वो सभी x, ये जो सभी x की बात हो रही है ना, वो सभी x ये है जो अंदर है। क्लोज्ड बॉल में क्या हो जाएगा, क्लोज्ड बॉल में वो x भी आ जाएंगे जो यहाँ बाउंड्री पर है ना। ओपन में क्या, केवल अंदर वाले x शामिल होंगे, और क्लोज्ड में ये बाउंड्री वाले भी पॉइंट्स उसमें शामिल हो जाएंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि ओपन बॉल के अंदर एलिमेंट्स कौन से होते हैं और क्लोज्ड बॉल के अंदर एलिमेंट्स कौन से होते हैं। ठीक, यदि यहाँ पर r इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, यदि यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है, इफ यहाँ पर यदि r इज इक्वल्स टू 1 हो जाए और a इज इक्वल्स टू 0, मतलब सेंटर जो है वो ओरिजिन पे ले लो, रेडियस r ले लो, तो इस S1 0 को क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा ओपन यूनिट बॉल या स्फीयर। ठीक है ना, ओपन यूनिट स्फीयर या ओपन यूनिट बॉल। ठीक है, और ये जो S1 0 बनेगा इसको कहा जाएगा क्लोज्ड यूनिट बॉल या स्फीयर। ठीक है, समझिएगा, है ना। मतलब आपने क्या कर दिया, ये तो जनरल था, कहीं जो सेंटर था वो कहीं पर भी हो सकता था, कोई भी पॉइंट हो सकता था, और रेडियस कुछ भी हो सकती थी। अभी आपने क्या कर दिया, उसको फिक्स कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग इनके नाम हमने दे दिए। अब इसके बाद में जो अगली डेफिनेशन है वो है डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ सेट। डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ सेट, मतलब एक सेट और एक पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है, हम उसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं। ठीक है, let x belongs to capital X is any point in X and M is a subset of
x. Then then distance between x and m is defined as, किस तरह से डिफाइन किया जाता है, d of x from m is equals to infimum where y belongs to capital M, norm of x minus y. ठीक, इसके द्वारा इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि m के अंदर, जैसे मान लो कि ये आपका पूरा का पूरा x है ना, ये पूरा का पूरा x है, और यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट, ये पूरा कैपिटल x है, ये स्मॉल x है, और ये आप मान लीजिए कि ये सपोज दैट कि ये आपका m है. तो यदि आपको इस x से इस सेट का डिस्टेंस लेना है तो m के अंदर बहुत सारे पॉइंट होंगे. देयर आर सो मेनी y इन दिस m, बहुत सारे y होंगे, है ना. तो उनमें जितने भी y हैं उन सभी का आप इस x के साथ में डिस्टेंस निकालिए, और उनमें जो इन्फिमम होगा, इन्फिमम का मतलब जो उनमें सबसे छोटा होगा, वो x और m के बीच का डिस्टेंस कहलाएगा. आई रिपीट, वो x और m के बीच का डिस्टेंस कहलाएगा, मतलब कि एक पॉइंट और एक सेट के बीच का डिस्टेंस कहलाएगा. ठीक है, क्योंकि भाई जो भी पॉइंट इसके सबसे पास में होगा उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही इस सेट और x के बीच का डिस्टेंस माना जाएगा. तो डिस्टेंस ऑफ अ सेट एंड एनी पॉइंट डिफाइन करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है बच्चों, हमें ज़रूरत पड़ती है इन्फिमम के कॉन्सेप्ट की. तो इन्फिमम जो होता है ना, इन्फिमम सबसे छोटा एलिमेंट होता है किसी पर्टिकुलर सेट का. ठीक है, ऐसा आप ऐसे समझ सकते हैं. चलिए, तो ये तो हो गया बच्चों दो, एक पॉइंट और एक सेट के बीच के डिस्टेंस की डेफिनेशन. ऐसे ही डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स. तो डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स की डेफिनेशन कैसे निकाली जाएगी? बहुत सिंपल सी बात है. मान लो कि आपके पास में m और n दो सबसेट्स हैं, है ना. यहाँ पे ठीक, दो सबसेट्स हैं किसके, x के. तो दो सबसेट्स हैं, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका जो सिंबल होगा बच्चों, वो सिंबल क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन m कॉमा n. तो दिस इज इक्वल्स टू इन्फिमम x बिलोंग्स टू m एंड y बिलोंग्स टू n सच दैट नॉर्म ऑफ x माइनस y. मतलब x और y के बीच का आप नॉर्म निकालिए. शर्त यह है कि x जो है वो कैपिटल M यानी इस सेट का एलिमेंट होना चाहिए, और जो y है वो n का एलिमेंट होना चाहिए. ठीक है, मतलब कि एक तरह से ऐसा कि ये हो गया x, ये हो गया आपका m, ये हो गया आपका n. तो भाई ये x और ये y, जितने भी x हैं m के अंदर और जितने भी y हैं n के अंदर, उन सभी के बीच का डिस्टेंस तो अलग अलग डिस्टेंस आएगा, किसी का बड़ा आएगा, किसी का छोटा आएगा. तो उन सभी में जो सबसे कम डिस्टेंस होगा, मतलब कि ये जो कोने के जो पॉइंट्स होंगे, ये वाले, ये वाला लास्ट, इसका और इसका डिस्टेंस, मतलब सबसे पास के जो पॉइंट्स होंगे उन सेट्स में, वो उनके बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो सबसे कम आएगा. तो वही क्या होगा, उन दोनों सेट्स के बीच का डिस्टेंस माना जाएगा बच्चों. राइट नाउ, अब इसके बाद में आता है एक और छोटी सी डेफिनेशन, उसको बोलते हैं हम लोग डायामीटर ऑफ एनी स्फीयर और एनी सेट, है ना. राइट, सो इट्स अ डायामीटर ऑफ एनी सेट. मतलब किसी सेट का डायमीटर कैसे निकाला जाता है ना. तो मान लीजिए कि एक सेट है m x का. ठीक, तो उसका जो डायमीटर है वो निकालने का जो सिंबल है, जो उसका सिंबल है, सिंबल तो उसका ये डेल और m, मतलब दिस इज द डायमीटर ऑफ m. तो ये जो डायमीटर ऑफ m है,
ठीक, ये निकाला जाता है सुप्रीमम ऑफ x, y बिलोंग्स टू m, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। ठीक है, मतलब कि m के जितने भी पॉइंट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस आप निकालिए, तो जो डिस्टेंस सबसे बड़ा होगा वही उस सेट का डायमीटर होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये हो गया आपका x, ये हो गया x, और ये आपका वो सेट हो गया, सपोज दैट ये सेट। तो भाई बहुत सारे पॉइंट है इस सेट के अंदर, तो आप किन्हीं भी दो के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो अलग अलग आएगा, लेकिन सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा आएगा? सबसे बड़ा डिस्टेंस उन दो पॉइंट्स के बीच का आएगा जो इस सेट के व्यास यानी कि डायमीटर पे स्थित होंगे, क्योंकि डायमीटर किसी भी गोले के अंदर खींची जाने वाली सबसे बड़ी लाइन होती है। तो अगर वो सबसे बड़ी लाइन होती है तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके सिरों पर जो पॉइंट्स होंगे उनके बीच का डिस्टेंस सबसे बड़ा होगा। तो ये डायमीटर निकालने के लिए आपको सुप्रीमम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स, वो डायमीटर कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गई बच्चों आपकी परिभाषाएं। ये परिभाषाएं थोड़ा इसलिए बताना ज़रूरी था ताकि अब आगे इनकी कहीं पे इन्फीमम सुप्रीमम इनका मतलब या इनकी ज़रूरत पड़ जाए तो आप लोगों को समझ में आए ओपन सेट क्या होता है या ओपन बॉल क्या होता है, क्लोज बॉल क्या होता है। ये सारी चीज़ों की ज़रूरत अब आगे आपको पड़ेगी क्लास में। तो आज की कक्षा में अपन लोग इतना ही रहने देते हैं, कल अब कुछ और इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स लेकर आएंगे और टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है।